नमस्ते। हम हमारे नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। बिहार के असेंबली के इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं। इसके बारे में आज हमारा पैनल डिस्कशन होने वाला है टू डिस्कस बिहार असेंबली इलेक्शंस। हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट सुमिता जायसवाल से, जो कि बिहार की ही हैं, और रुपेश से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो राइट टू फूड कैंपेन से जुड़े हुए थे, और पीयूसीएल से जुड़े हुए थे, और लोक परिषद के वो सदस्य हैं। वो सोशल एक्टिविस्ट है, पटना में बेस्ड है। उनसे बात करेंगे। तीसरे इंसान से जिससे हमें बात करनी है वो है डॉक्टर डीएम दिवाकर। वो है इकोनॉमिस्ट, तो उनसे भी बात हम करेंगे। तो चलें, तो हम बिहार के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर बात करते हैं। अभी जो ट्रेंड आ रहा है उसमें एनडीए 200 पार जा रहा है। सुमिता जी, आप बताएं, जो आप सीनियर पत्रकार हैं, इतने सालों से आप इलेक्शंस देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? इलेक्शन से पहले ही हमारी जो पटना में बात हुई थी, आपसे काफी लंबी बातचीत हुई थी। और उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि आरजेडी एंड बीजेपी ये दोनों डेस्परेट है पावर में आने के लिए। लेकिन जेडीयू शांत है, चुप है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस उसमें दिख रहा है जेडीयू में, और वो अपना काम चुपचाप कर रहा है। तो और जेडीयू गेन करेगा इस बार। तो वही हुआ, जेडीयू ने गेन किया और काफी बढ़िया गेन किया है। और आपको नतीजे दिख रहे हैं। लेकिन इस बार एक बात ये भी है कि एग्जिट पोल जो है वो फिर से सबके फेल हुए हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में एनडीए को मोस्टली जितने भी एजेंसीज थे उन्होंने 145 से 167 या 170 तक ही मैक्सिमम सीट्स दी थी। तो लेकिन एनडीए अभी दोहरा शतक लगा चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से एग्जिट पोल फिर भी फेल ही हुआ। जबकि ये हुआ, ये सच है कि एनडीए पावर में आ रही है, ये उन्होंने किया था। लेकिन उनका ये अनुमान नहीं था कि इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री से एकदम क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप करने का अनुमान किसी के पास नहीं था। खासकर बीजेपी ने जो इतनी सीट्स गेन की है, ये अप्रत्याशित है। और ये बिहार में पहली बार हुआ है कि बीजेपी को इतनी सीट मिली है। बड़ी पार्टी वो पिछली बार भी बन के हुई थी। महागठबंधन को आरजेडी से सिर्फ एक कुछ सीट्स आगे थे, तो सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार में थी। लेकिन उस समय उनको सिर्फ 74 75 इस तरह के कुछ सीट्स मिले थे। इस बार वो 90 प्लस सीट्स पे आगे हैं। और जेडीयू ने तो कमाल ही कर दिया, ये तो होना ही था। जेडीयू का जो ये हुआ है, कुछ इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये सबने कहा था कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपीज ट्रांसफर हुए हैं। और उसके पहले बिहार में लगातार जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं, वो जो चलाए गए हैं, उनसे एक सोशल चेंज और महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उत्थान देखा गया है, उनका सशक्तिकरण देखा गया है। और महिलाएं एक जो हमेशा से वो जेडीयू के पक्ष में वोट करती रही हैं, वो जेडीयू की एक मजबूत वोट बैंक बन चुकी है अब। तो रुपेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी टाइम से आप बिहार में काम कर रहे हैं। तो आप जरा बताएं कि ये आप क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं। अब फिर हम उनको डिटेल में देखते हैं, पर आपका फर्स्ट ओपनिंग रिमार्क क्या है इस बारे में? जिस तरीके से ये आया है, कोई भी बढ़त अगर नेक टू नेक होती या कोई ऐसी परिस्थिति रहती तो उसको सोचा जा सकता था। लेकिन किसी के काम करने और न करने का सवाल नहीं, ये अविश्वसनीय है। अगर फर्स्ट एक लाइन में रिमार्क्स दें तो ये रिमार्क्स इसलिए भी है कि ये बीजेपी को विश्वास नहीं है, जेडीयू को विश्वास नहीं है, और ये आरजेडी और किसी भी पार्टी को विश्वास नहीं है। तो एक तो ये बात, हाँ, ये विश्वास है ऊपर के शीर्ष के नेतृत्व को सिर्फ। तो अगर हम बोले दो चार जो लोग हैं उनको विश्वास हो सकता है, क्योंकि उनके टोन, उनकी बातचीत से ऐसा लगता है। दूसरी बात की अगर हम देखें तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम किया, ये भी कहना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग विश्लेषण में बहुत सारी बातें आते रहती है, महिलाओं के लिए नेक काम किया गया, महिलाएं हैं, बहुत विकास किया है, ये बहुत। लेकिन आर्थिक गैर बराबरी हमारे बिहार में लगातार दिख रही है। सड़कों से इसकी महिलाएं आत्महत्या कर रही हों, ऋण में दबी हुई हों, ये सारी चीजें हैं। शिक्षा की स्थिति खराब है, उसके बावजूद
अगर सरकार निकल रही है और यहाँ पे बहुमत से बहुमत से बहुत आगे बढ़ रही है, तो बहुत ही विश्वास नहीं होता है कि ये आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है। ये बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि एक बात ठीक है कि महिलाओं को 10,000 रुपए चुनाव के वक्त ठीक पहले ये दिया गया है, वो चुनाव के वक्त और चुनाव के दरमियान भी दिया गया। दूसरा जी कि पेंशन, हाँ पेंशन, उसकी चर्चा सब लोग जान रहे हैं। दूसरी बात कि पेंशन जो 400 रुपए थे उसको 1100 रुपए ठीक उसी समय हुआ, और पहले चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव के बीच में लोगों के अकाउंट में ये पैसे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के दरमियान नहीं पहुंचे, पहुंचे हैं। तो ये है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर उसकी संख्या देख लें तो उसके बावजूद इतना ज्यादा स्वीप करना ये इसके बावजूद अविश्वसनीय है, क्योंकि ये मैरेकल है एक तरीके से कहें तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं, इसलिए ये चुनाव वर्डिक्ट आ गया है, चुनाव में ये पोजीशन है, इसको स्वीकार भी करना है। लेकिन मुझे एक सामान्य तरीके से देख करके, बल्कि बीजेपी के कई समर्थकों से मैं बात कर रहा हूं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और कैंपेन को अगर पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में जो वार्तालाप है, आप देखिए कि अमित शाह जी आते हैं या मोदी जी का अगर वार्तालाप को देखें तो वो खुद जिस तरीके से बोलते हैं उससे लगता है कि पता नहीं क्या है, डिटैचमेंट है क्या, लेकिन जी रिजल्ट एकदम ठीक उसके उलट है। तो तात्कालिक जी तो यही हम कह सकते हैं। जी एक्चुअली ये भी बात है कि बिहार में ये तो सभी जानते हैं कि बहुत ही गरीबी है, और उनका जो पर कैपिटा इनकम भी दूसरे गुजरात और कर्नाटक और ऐसे राज्यों से तो बहुत 5 टाइम्स कम है, इतना ज्यादा कम है। उसके अलावा करप्शन एक मुद्दा ही नहीं बनता है, जबकि सारे लोग मुझे कह रहे थे जब मैं वहां थी कि वो 10,000 में से 1,000 काट के उनको 9,000 मिल रहे हैं। ये बहुत सारी महिलाओं ने बताया। राशन बहुत सारे ऑन कैमरा बोले हैं कि उनको 5 किलो में से 1 किलो काट के 4 ही किलो मिलता है। तो करप्शन एक जगह एक्सेप्टेड ही मुद्दा रह गया कि वहां ठीक है ये तो होगा ही। उसके बावजूद भी नीतीश का जो मैंने देखा कि डेफिनेटली बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस, महिलाओं का नहीं पर सारे लोगों का ही मैंने नीतीश के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देखा। सुमिता, आप क्या कहेंगी हाँ कि जी। जी, जैसा मैंने कहा है कि जेडीयू के बारे में हमारा अनुमान था, ये मेरी आपसे बातचीत भी हुई थी और ये अनुमान हमने किया था कि ये होगा जेडीयू के साथ, लेकिन बीजेपी के साथ बीजेपी इतनी सीट्स लाएगी ये अप्रत्याशित है। और यहीं पे एग्जिट पोल सारे फेल हुए इस बार फिर बिहार में। आपने देखा होगा कि पिछले कई इलेक्शंस में एग्जिट पोल हमेशा बिहार में फेल हुए, मतलब कोई एजेंसी बिहारियों के नब्ज को पकड़ने में उतनी कामयाब नहीं हो पाती है। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल पार्शियली थोड़े ठीक हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि नीतीश का एक्सेप्टेंस है, ये है नीतीश के स्टॉन्स जो क्रिटिक्स हैं वो भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ एक्सेप्टेंस तो है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कई महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उन लोगों ने भी बोला कि हाँ महिला वोट बैंक तो है एक, पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार से शुरू हुआ। मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि 2015 में ये बिहार से पहले, सबसे पहले पूरे देश में बिहार से ही शुरू हुआ था कि महिला वोट बैंक एक उभर रहा है, चुपचाप एक सतह के नीचे वो चुपचाप एकजुट हो रहा है वो जेडीयू के पक्ष में। और 2020 में इलेक्शंस में इसके रिजल्ट बिल्कुल और स्पष्ट हो गए, जैसा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था सोनल इलेक्शंस के पहले ही कि जेडीयू इस बार गेन करेगी। और क्यों गेन करेगी ये भी हम लोगों ने उसका फील्ड में जाके हम लोगों ने देखा था इस चीज को, कि ग्राउंड पे जाके लोगों से बातें की थी और हमने ये साफ देखा था कि जेडीयू इस बार गेन कर रही है। और जेडीयू इस बार गेन कर रही है, उसके पीछे सिर्फ यही नहीं है कि इलेक्शंस के पहले वृद्धावस्था पेंशन्स बढ़ाए गए और ये महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए 1.25 करोड़ महिलाओं के जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में। तो इसका ये भी मैंने बताया कि पहले से भी पूरे देश में सबसे पहले 2015 में
बिहार के असेंबली इलेक्शंस में देखा गया कि एक महिला वोट बैंक है जो चुपचाप एक सतह के नीचे एकजुट हो रहा है, और वो एकजुट हो रहा है जेडीयू के पक्ष में। क्योंकि नीतीश कुमार जब से यहाँ पावर में आए हैं, तो 2013 के बाद से, 2013 से इनफैक्ट उन्होंने कुछ योजनाएं, ऐसी स्कीम्स चलाई जो पूरे देश में भी पॉपुलर हुई है, और उन योजनाओं का एकदम विजिबल जो इम्पैक्ट है वो ग्राउंड में, बिहार में पूरी जगह पे देखा गया है। तो ये महिला वोट बैंक 2015 से बनना शुरू हुआ था। 2020 में इसका और स्पष्ट इसको देखा गया कि महिला एक वोट बैंक है, और काफी उभरता हुआ और एक बड़ा वोट बैंक है जो जेडीयू के पक्ष में एकजुट हो रहा है। और 2025 में तो अब और भी दिख गया कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई थी, तो आपने देखा होगा पूरे देश में कई इलेक्शंस में देखे होंगे कि जब बम्पर वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। उस समय कभी कभी ये होता है कि वो सत्ता पक्ष के फेवर में भी जाता है, और कभी होता है कि वो सत्ता को पलटने के लिए भी बम्पर वोटिंग होती है। लेकिन इस बार जब बम्पर वोटिंग हो रही थी, तभी लोगों को ये अंदाजा हो रहा था कि ये एनडीए के फेवर में हो रहा है। तो एक अंदाजा ये था, लेकिन बीजेपी को इतनी सीट्स मिलेगी ये बिल्कुल अप्रत्याशित रहा है। और यही वो जगह है, यही वो पॉइंट है जहां पे सारे एग्जिट पोल भी फेल हुए हैं। मतलब किसी एग्जिट पोल में इतना किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि बीजेपी को इतनी ज्यादा सीट्स मिलेंगी। तो जो मैं पहले भी कह रही थी कि करप्शन का तो एक मुद्दा बनता ही नहीं है, जबकि करप्शन बहुत रैम्पेंट, यानी बहुत ही ज्यादा है। आपने ये बहुत सही एक बात निकाली है कि करप्शन का मुद्दा क्यों नहीं बन पाई। ये ऑपोजिशन का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि वो करप्शन का मुद्दा नहीं बना पाए। जब ऑपोजिशन को, जब ग्राउंड से ये रिपोर्ट मिल रही थी कि जो 10,000 ट्रांसफर किए गए हैं उसमें भी करप्शन है। इनफैक्ट मैं भी कई जगह गई थी और मुझे लोगों ने बोला कि आप तो पत्रकार हैं, तो आपसे हम बोल सकते हैं कि ये 10-10 हजार रुपए जो दिए हैं उसमें हमसे 1,000 रुपए मांगा जा रहा है। मतलब कैश उनसे 1,000 लिया जा रहा है, काट के नहीं दिया जा रहा है, उनसे अलग से कैश लिया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है कि 10,000 ट्रांसफर हो रहे हैं। तो करप्शन वो मुद्दा नहीं बना पाए। और कांग्रेस ने जो एक वोट चोरी का मुद्दा बनाया, तो वोट चोरी जब राहुल गांधी यहाँ बिहार में आए, उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लोगों ने भी उनको देखा, सुना, समझने की कोशिश की, लेकिन वोट चोरी भी एक मुद्दा नहीं बन पाया। तो मेरे को ना रुपेश जी से पूछना है, खासकर ये दो मुद्दों पे। एक तो आपने फूड, राइट टू फूड पे भी काम किया है, तो जो ये राशन का हर मैंने बहुत लोगों से सुना वहां पे कि वो 1 किलो काट के ही देते हैं राशन। दूसरा, जो करप्शन का मुद्दा भी नहीं बन पाया। और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इतने सब वोट ही कर रहे हैं, ये स्वीप सच्ची का प्रो इनकम्बेंसी इतना ज्यादा फैक्टर है कि कुछ और यहाँ पे अंडर करंट हो रहा है? आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि लोगों को एकाएक जो कर्ज से दबे हुए लोग हैं, जो अभाव में रह रहे हैं, आप देखेंगे कि ठंड के दिन में पटना के गांधी मैदान के किनारे एक कंबल के लिए लोग जहानाबाद, गया, कहां कहां से आकर रात में बैठे रहते हैं ताकि उनको एक कंबल मिल जाए फ्री का। और वो एक कंबल आज मिले तो कल भी वही व्यक्ति को देखेंगे कि कंबल ले ले, क्योंकि उस कंबल को बेचकर अपनी जिंदगी को ठीक से गुजर बसर कर दे। ये उनका ये इमोशनल इस तरीके से इशू है। हम इसको इस रूप में न देखें कि वो व्यक्ति इसलिए आता है कि वो लालची है, वो कंबल लेना चाहता है। अभाव की जिंदगी इतनी है कि इसके कारण वो एक कंबल के लिए रात के ठंड में ठिठुर कर पटना के किनारे फुटपाथों पर वो बैठते हैं कि ताकि कोई कंबल बांटने वाला आएगा और हम लेंगे। उसी तरह से बिहार में महिलाएं जिस तरीके से फंसी हुई है जाल में, उनको 10,000 रुपए एक परिवार में, अगर वो सास है, बहू है और कोई और है, ननद है, तो उन लोगों को एक घर में 30-30 हजार रुपये अगर आ रहा हो, ठीक है, उसमें 1-1 हजार रुपये चला जाता है। लेकिन एकाएक अगर उसके पास आ रहा हो, ऐसे परिस्थिति में उसको लगेगा कि जो दिया है पैसा उसको हम वोट करें। एक थोड़ा सा उनका एक इमोशनल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक इस तरह का इशू भी है जिसमें महिलाओं ने इस तरीके से पैसा उनके पास गया है, उसका एक प्रभाव दिखा है। और चूंकि महिलाओं का आपने देखा कि पंक्ति में महिलाएं थी ज्यादा और वो दिखा, और इसलिए ये परिस्थितियां हुई है।
तो एक तो ये है मसला। दूसरा मसला ये है कि देखिए पूरा मैनेजमेंट का सवाल है। राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने या आरजेडी ने जो मुद्दे उठाए वो भी मुद्दे वही मुद्दे थे जो बाद के दिनों में एनडीए उठा रहे थे। मुद्दों में ठीक है, वो बोल रहे थे हम नौकरी देंगे, ये बोल रहे थे हर घर नौकरी देंगे, तो ये नौकरी की एजेंडे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि एजेंडा के बाद भी लोगों ने उनको मत नहीं दिया और इनको दिया क्यों? या जो जागरूकता बनी, वोट चोरी में जो भीड़ दिख रहे थे या इनकी सभाओं में भी दिख रहे, वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? असली बात यह है कि लोग तो आए सुनने के लिए, लोगों ने नारा लगाया साथ में, लेकिन वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? इसका दो कारण है। एक कारण तो है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के पास नीचे स्तर तक संगठन नहीं है। अब 6 महीना पहले से ये प्रचार कर रहे हैं। देखिए कपूर, मैं हर जगह ये साइंटिफिक ये देता हूं उदाहरण कि एक कपूर नौशादर हम लोगों ने पढ़ा है कि जब उसमें आग लगाते हैं तो आग बहुत जोर धधकता है, लेकिन जैसे ही वो आग बुझता है नीचे कोई दाग भी नहीं रहता। उस दाग को जलाने के लिए कुछ हम लोग क्या कहते हैं कि छोटी छोटी लकड़ी और ये सबको ठीक से जलाकर, जिसको गोरसी कहते हैं, या ऐसे दबा करके रखना पड़ेगा तब नीचे दाग आग दर। तो ये इनके पास वो संगठन है, तो वो संगठन नहीं है। तो इस संगठन के, और बीजेपी के पास संगठन है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि एनडीए के पास संगठन है। एनडीए के पास जीविका का संगठन है। जीविका को पूरे राजनीतिक तौर पे उनको लाभ भी मिला और उनको इस्तेमाल भी वो होते रहे नीतीश कुमार के इससे। एक और आंकड़ा दूसरी बात अभी अगर आप देखें, जरा सा मैं एक बात नहीं, जोड़ देना चाहता हूँ इस पे। आप ही को कंटिन्यू करने एक जी पॉइंट में बता रही जीविका दीदी का कि उनने 1,80,000 जीविका दीदी को पोलिंग में, मतलब एज पोलिंग वॉलेंटियर्स यूज किया। वो ये ईसीआई ने बताया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ जी इंडिया ने बताया है। तो आप जी कंटिन्यू करिए। जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनको पोलिंग एजेंट में इन्होंने इस्तेमाल किया। तो एक सरकारी मशीनरी को अगर आप चुनाव में इस्तेमाल करते हैं तो वो मैनेज करते हैं। और आप पता करेंगे अभी धीरे धीरे ये बातें आ रही है कि एक प्रखंड के लोगों को दूसरे प्रखंड में दिया गया। ये एक मैनेजमेंट का सवाल है। तो चुनाव मैनेजमेंट इन्होंने बेहतर किया है इस्तेमाल। चाहे अब ये गलत है सही है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात अभी कह सकते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट में। देखिए दूसरा और सवाल, इससे पहले बिहार में महिला समाख्या थी। महिला समाख्या भी इसी तरीके से, जिस तरह से महिला समाख्या है, ये अभी जीविका है, उस तरह से गांव गांव में वो महिला संगठनों की मजबूत थी। लेकिन उन महिलाओं, वो जो महिला समाख्या बनी थी उसमें लोगों का राइट्स पर्सपेक्टिव ज्यादा था। राइट्स पर्सपेक्टिव होने के कारण वो चीजों को उस नजरिए से देखती थी, और जिस कारण से उसको खत्म किया गया बिहार में। और वो कौन खत्म किया? इसी सरकार ने उसके बदले जीविका को लाया। देखिए बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको उनको समझना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा कोई भी शासन करता, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ये इन्होंने ही किया, तो ये परिस्थितियां रही और इसके कारण वो, अगर प्रशासन का इस्तेमाल कहें या प्रशासन पर प्रभाव कहें, तो वो इसकी रही है। तो ये तो खैर अंदर का विश्लेषण का मसला है, लेकिन ये बात तो उभर के आ गई है अब कि बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से इन्होंने इतना सीट हासिल किया है। और देखिए जो जीतता है उसके बाद बहुत सारे हम जीत के हिसाब से तर्क लगाने लगते हैं अपने, हम अपनी बात बोलते हैं, और अगर यही इसी जगह पे हारता तो हम सब लोग दूसरे तरीके से बात अभी करते। एक ही व्यक्ति की टोन और तर्क में बदलाव आता है, क्योंकि नतीजों के अनुसार ये बातें होती है। लेकिन ये बात बेसिक बात है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल भी हुआ है, और महिलाओं को जो उन्होंने, नीतीश का जो, ये ठीक है, पहले शुरू के दौर में महिलाओं को काफी उन्होंने पंचायती राज में रिजर्वेशन और ये सारे मुद्दे तो हैं ही। नीतीश कुमार का इसमें कोई ये नहीं है, नीतीश कुमार ने काम किया है महिलाओं को, चाहे वोट बैंक के रूप में देखा हो या सीधे महिलाओं के विकास के रूप में, तो ये बात से नकारा भी नहीं जा सकता है। तो ये प्रभाव रहा है। लेकिन एनडीए के साथ रह करके इस तरह का परिवर्तनकारी वोट उनको मिले, इसका अनुमान, मतलब इतना भी नीतीश जी को नहीं था कि हमको इतना ज्यादा आ जाएगा। उनको भी जो आ गया है ये भी अविश्वसनीय है। तो अगर अगर हर व्यक्ति को अविश्वसनीय लग रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर में जाकर सोचने की जरूरत है, आखिर ये अविश्वसनीय क्यों है।
हाँ, आई एम क्योंकि कोई श्योर जादू तो आरजेडी। चलता नहीं। जी जी, क्योंकि आरजेडी को भी अविश्वसनीय ही लग रहा है। एवरीवन डजंट हाँ, बिलीव। सभी को मतलब चौंकाने वाला रिजल्ट है। और जैसे आप एकदम। कह रहे थे कि कांग्रेस का संगठन ग्राउंड पे नहीं है, पर आरजेडी का है। जो जी ग्राउंड लेवल संगठन उनका है, पर यहाँ पे बिल्कुल सुपड़ा जैसे कि साफ ही हो गया है। तो वो भी काफी चौंका देने वाले। मेरे हाँ, मैं भी जी वहाँ जी। पे कैंपेन को मतलब कवर कर रही थी। तो मैंने देखा था कि काफी यूथ में तो काफी जोश था आरजेडी के प्रति। हम्म कि यहाँ पे पर वो वोट्स में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। जन स्वराज की जहां तक की बात थी, मुझे उसका कहीं भी प्रेजेंस ग्राउंड पे नहीं दिखा था। तो मैं उस बारे में मेरा अनुमान था कि वो उनका प्रेजेंस इतना मैटर नहीं करेगा, और जो करेगा तो वो थोड़ा बहुत एनडीए का ही वोट मतलब लेगा। तो जो मैं सोच रही थी कि आप अगर बताएं कि यहाँ पे तो चिराग पासवान का भी अच्छा वोट है, और जो सीपीआई एमएल उनका ग्राउंड में बहुत अच्छी पकड़ है, पर वो यहाँ पे बिल्कुल अगेन जीरो दिख रहा है। रुपेश जी, आप इस बारे में कुछ बताएंगे? जी सीपीआई एमएल वो 12 जी। जी वोट देखिए, ऐसा 12 हुआ है। क्या? जी, जन स्वराज जिसको कि अभी तक हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, जन स्वराज ने हर जगह वोट जो है, आप अगर जोड़ लेंगे वोट के प्रतिशत को, वोट की संख्या को, तो लगेगा कि ये वोट काटा गया है, कटा है उसके माध्यम से। तो ये ठीक है कि वो एक पार्टी है, उसका अधिकार है, वो भी खड़ा हो सकता है, कोई नई पार्टी भी करे। लेकिन ये जो वोट कटा है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जगह आरजेडी का या महागठबंधन का वोट काटा गया है उससे। आपको ये भी ध्यान दीजिए कि 3 जगहों पे जहां पर लग रहा था कि ये वोट काटने से काम नहीं चलेगा, वहां पर उनके कैंडिडेट को अमित शाह जी ने उनको बैठाया भी। जैसे पटना सिटी में, गोपालगंज में, ऐसे 3-4 जगहों पे जो जन स्वराज के कैंडिडेट थे उनको बुला करके उनको बैठा दिया गया। तो यानी कि ओवैसी ओवैसी ने वोट काटा है। ओवैसी का भी जो अगर आप देख लें, ओवैसी के वोट को भी देखे तो वो भी वोट काटा है। तो खैर ये तो होगा, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में लोग खड़े होंगे तो वोट तो कटेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वोट कटने से ये इसका प्रभाव पड़ा है। तो इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। माले का भी वही हाल है कि जहां पे उनका पहले तो वो आगे चल रहे थे 8-9 सीट पर, लेकिन फिर धीरे धीरे वो तो वही जहां वोट कट गया है उनका, जहां गया है, तो वो परिस्थितियां है। तो सुमित, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये जो आरजेडी का तो हाँ मतलब सोनल, इतना बुरा हाल ये नहीं दिख रहा था ग्राउंड पे। वो काफी नहीं उनकी नहीं, मजबूती सोनल दिख रही थी। हम लोगों ने बात किया था, तो जब हमारी बातचीत वाइंड अप हो रही थी, इलेक्शन के जस्ट पहले जो बातचीत हो रही थी, तो मैंने लास्ट में आपको बोला था एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तेज प्रताप यादव की। तो तेज प्रताप यादव ने, मैंने उस समय भी कहा था कि तेज प्रताप यादव किसका वोट काटेंगे, वो आरजेडी का ही वोट काटेंगे। एनडीए के जो कोर वोटर्स थे वो तो तेज प्रताप यादव को नहीं वोट देंगे। तो ये बातें हैं। और जहां तक संगठन की बात है, हम शुरुआत करते हैं जेडीयू से। जेडीयू बिल्कुल, उसमें हमने कोई फूट वगैरह इस तरह की कोई खबर कहीं पे नहीं मिली। बीजेपी बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, और बीजेपी को आरएसएस का सपोर्ट है। आरएसएस ने भी, आरएस जहां जहां चुनाव होते हैं वहां आरएसएस बीजेपी के फेवर में वो लोगों को एक लामबंद करते हैं, गोलबंद करते हैं, और वो करते हैं काम। तो बीजेपी को तो उनका फायदा मिलता है। फिर जो एलजेपी है, चिराग पासवान जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राम एलजेपी आर, तो उनके वो बिल्कुल उनकी जो वो कहते रहे हैं कि मैं पीएम का हनुमान, और उन्होंने वो दिखाया करके वो करते रहे। इसका उनको फायदा भी दिया गया, उनको 29 सीट्स दी गई, जबकि हम और बाकी आरएलडी जो है उनको 6-6 सीट्स मिली। जबकि हम जो है, जीतन राम मांझी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है। वो सोच समझ के लेते हैं, वो बातें भी बहुत तरीके से बोलते हैं। जब मैं डिजिटल में डेप्यूटी इंचार्ज थी और मैं काम करती थी, तो मैं देखती थी कि जीतन राम मांझी जो बोल रहे हैं, उनकी जैसी हम खबरें डालते थे, वो पेज व्यू बिल्कुल शूट अप होता था, बिल्कुल मतलब पब्लिक उनको पढ़ते थे, बहुत सारे लोग पढ़ते थे। तो एनडीए ने बहुत समझदारी से काम किया। उन लोगों ने अपने सारे सहयोगियों को, उनके जो अलायंस को था, उन्होंने जोड़ के रखा, और कहीं भी कुछ
फ्रीजर भी था, कुछ अगर आपस में अनबन थी, कुछ भी था, डिफरेंसेस थे, तो वो बाहर निकल के नहीं आए। आरजेडी का भी काफी मजबूत संगठन है, लेकिन उनको डेंट कहाँ लगा, ये सोचने वाली बात है। और ये साफ साफ दिख रहा है। लास्ट जो हमारी बात हो रही थी इलेक्शंस के पहले, मैं जब हमारी बातचीत वाइंड अप हो रही थी, तो मैंने बोला था कि सोनल, एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जो है वो हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो है तेज प्रताप यादव का मुद्दा। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद। और मैंने उस समय भी कहा था कि तेज प्रताप यादव जो है वो किसका वोट काटेंगे, जाहिर है वो आरजेडी का ही वोट काटेंगे। फिर असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी AIM है, तो उसके पिछले विधानसभा चुनाव में उनके 5 विधायक चुने गए थे, जिसमें से 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। उससे ओवैसी काफी नाराज थे, उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ काफी मतलब काफी ज्वलन, मतलब बहुत गुस्से वाले और अग्रेसिव बयानबाजी करी उन्होंने चुनावी सभाओं में। तो उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया आरजेडी को काफी। और आरजेडी के जो अपने अंदर दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई थी, लालू यादव के दोनों बेटों के बीच की लड़ाई, वो भी उन्होंने भी संगठन को और पार्टी में सारी चुनाव में उनके परफॉर्मेंस पे डेंट लगाया। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और महागठबंधन की एकजुटता की भी बात हम लोग कर रहे थे कि महागठबंधन में पहले सीएम फेस पे सभी चुप रह गए, कोई नहीं बोल रहा था। सिर्फ तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कौन दिख रहा हूँ, मेरा फेस ही दिख रहा है, तो जाहिर है कि सीएम फेस मैं ही रहूंगा। लालू यादव ने भी बोला कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ सीएम। और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहा हूँ। ठीक है। तो उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस और बड़बोलापन भी वो ठीक नहीं लगा शायद लोगों को। तो उसका भी कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया, उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद महागठबंधन में हमेशा उनके आपसी डिफरेंसेस की खबरें जो है वो हमेशा बाहर आती रही। और डेप्यूटी सीएम के फेस पे भी उनके डिफरेंसेस हुए। मुकेश सहनी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की, उनको बहुत दबाव डाला। और इस दबाव इस कदर था कि इस बार हम लोग देख रहे थे कि काफी क्लोज फाइट है। हम लोगों का सबका अनुमान तो यही था कि फाइट काफी क्लोज कंटेस्ट होगा ये। लेकिन उस इस परिस्थिति में कोई भी जो गठबंधन है वो अपने छोटे से छोटे अलायंस को भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए मुकेश सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई और महागठबंधन को उनको डेप्यूटी सीएम फेस घोषित करना पड़ा। जबकि मुकेश सहनी की स्वीकार्यता क्या है, मुकेश सहनी जी की स्वीकार्यता एक बहुत छोटे से ग्रुप में है। तो उनको डेप्यूटी सीएम घोषित करने से मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन को कोई फायदा हुआ, बल्कि ये दिख गया कि अरे आपस में इनके डिफरेंसेस हैं, ये मान नहीं रहे हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो डिफरेंसेस उनके दिख गए। फायदा इसका कुछ नहीं हुआ, वो बैकफायर हुआ उनको। रुपेश जी, आप कैसे देखते हैं ये छोटी छोटी पार्टीज का मतलब जोड़ना, और जैसे कि ये कह रही डेप्यूटी फेस, पर मैं तो इस पे भी काफी स्ट्रांगली मतलब सोच रही हूँ कि CPI-ML बिल्कुल ही जैसे कि सिमट गया। लास्ट टाइम उनके 12 वोट्स थे, 12 सीट्स थी। और करप्शन के मुद्दा क्यों नहीं बनता, जबकि गरीबी बिहार में बहुत है और बेरोजगारी, हमने यूथ में देखा बहुत ही बेरोजगारी है, पर ये मुद्दे बनते नहीं है। जमीनी स्तर पे आप काम करते हैं, तो आप बताएं क्या है वहां के। और ऑल्सो जो प्रोमिसेस कर रहे थे, तो तेजस्वी भी प्रॉमिस कर रहे थे कि हम सबको जॉब्स देंगे, जॉब का तो बड़ा मुद्दा है, और वो भी कह रहे थे हम इतने पैसे देंगे, वो देंगे। तो मैं ये एक तो ये बताएं, फिर हम एक महिलाओं का मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ, पर आप ये इस बात पे बताएं। देखिए, ये पूरा चुनाव मैनेजमेंट का खेल है। ऐसा अगर ये जो मेरेकल है, ये विदाउट मैनेजमेंट संभव नहीं है। और चुनाव को बेहतर तरीके से अब जीतने के जितने तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों का बीजेपी ने या एनडीए गठबंधन ने इस्तेमाल किया, इसको हमको मानना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने बेहतर तरीका जीतने के लिए, जो बेहतर तरीके हो सकते हैं, उन्होंने सभी तरीके अपनाए, और उसमें ये कमी रह गई। अब उसमें ये छोटे छोटे होता ये है कि कभी कभी छोटे छोटे मुद्दे भी अगर जीत जाएं, तो छोटे छोटे मुद्दे हमको फिर जैसा मैंने शुरू कहा कि वो उसको हम दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं।
तो ये इशू तो है कि उसके कारण ये सब इशू हुए हैं, और ये सब इशू का प्रभाव स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये मुझे बहुत, मैंने ये बात से मैं सहमत हूँ कि ये होना चाहिए था। फ्रेंडली जो लड़ाई जहां लड़ रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए था। ये सब आइडियल स्थिति है, और ये आइडियल स्थिति होनी चाहिए थी कि आपस में ये सब जो भी करना था वो आपस में करते, एकदम बाहर निकल करके नहीं आना चाहिए था, लेकिन निकल के आया। लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ेगा, ये मेरे लिए ये मतलब ये सोचना, उसके बाद चूंकि मैं उसके बाद ही तो फील्ड में घूम रहे थे हम लोग, उसके बाद ही तो सभाएं हो रही थी। ये बात भी ठीक है कि बहुत कम समय में टिकट लोगों को मिला, और टिकट मिलने के बाद जो नए नए क्षेत्र में जिनको टिकट मिल गया उनके पास टाइम नहीं था, उतने कम समय में उनको पूरा चुनाव लड़ना था। बूथ अब संगठन में और उनमें जो नया कैंडिडेट है उसमें तालमेल नहीं है, तो वो फिर वहां पर बीएलए बनाना और उस पर काम करना, ये सब कठिन हो जाता है। वो सब कठिन हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद जो वोट बैंक था वो इतना प्रभावी कर देगा, ये मुझे लगता है कि इस पर अस्थिर से थोड़ा हम लोगों को ध्यान दे करके इसको अध्ययन करने की जरूरत है। और बिना अध्ययन के हुए हम तो बाकी ढंग से कुछ बात बोलते हैं हम लोग, तो वो बात सही है, जो बातें अभी हमने भी बोला और सुमिता जी ने भी बोला या आपने बोला, ये सब बातें हैं, लेकिन इसकी गंभीरता ये है कि इसको और भी गंभीर तरीके से विश्लेषण करने की जरूरत है कि ये मेरेकल इन सब के बावजूद क्या इतना बड़ा ये परिस्थिति थी कि इससे इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएगा वो, तो ये हम जी लोग को देखने की जरूरत है। और मुझे आज भी ये लग रहा है कि इसको 1 से 2 दिन लगेगा इन बातों को समझने में, और शायद उससे बातें आगे बढ़ेंगी। तो अभी तो मुझे मतलब खुद स्वीकार नहीं हो रहा है ऐसा कैसे हो गया। और ये तो स्वाभाविक है कि जब हम एक आदमी हम हैं, तो जो अब आ रहा है तो उसको हम मानेंगे भी, भाई हाँ यही है, और किसी से बात करेंगे, इस नंबर को तो झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि यही नतीजा आया है। लेकिन इसके जब गहन अध्ययन में जाएंगे तब ये सारी बातों का ज्यादा खुलासा हम कर पाएंगे। और ये जो प्रभाव मोटे तौर पे दिखे हैं, जिसको मैंने भी कहा, आपने कहा या सुनीता जी ने कहा, वो सब सही है कि आइडियल तरीके से चुनाव गठबंधन नहीं लड़ा, संगठन की वो स्थिति थी, या फिर ये कह लें कि महिलाओं को लेकर जो नीतीश कुमार का जो पूरा गेम रहा उसमें वो आगे निकल गए, तो ये सब परिस्थितियां रही। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए, अब तो जो आई है उसको स्वीकार करना है, और आगे विश्लेषण के लिए हम लोगों को देखना है कि आगे बिहार किस करवट लेता है और बिहार को क्या हम लोगों को कैसे देखना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी हमने ईवीएम पे कोई बात नहीं करी। नॉर्मली बात होती है ईवीएम मशीन्स की बात होती रहती, कितने सार में कितने वोटर्स का नाम निकल गया लिस्ट में, वो बात हमने नहीं करी है। और तीसरी बात कि महिलाओं पे इतनी कम तवज्जो दी जाती थी अभी तक, कि जब उन पे थोड़ा भी ध्यान दिया जाता उनके मुद्दों पे, तो वो एकदम प्रसन्न होके, बिकॉज दे आर सो लो, बेंचमार्क इतना लो है कि बहुत ही प्रसन्न हो जाती थोड़ी सी उनको अगर जी तवज्जो दे। तो ये तीनों चीजें पे नहीं, मैं सोनल थोड़ा ये सा कहना बदलाने गलत होगा कि थोड़ी सी, सोनल ये कहना गलत होगा कि थोड़ी सी तवज्जो देने से वो बड़े मेहरबान हो गए, उन्होंने वोट बरसाए। मैंने आपको जैसा कहा कि 2015 से सबसे पूरे देश में सबसे पहले बिहार से ये शुरुआत हुई है। महिला वोट बैंक जो है एक उभरता हुआ वोट बैंक बना है और धीरे धीरे एकजुट हुआ है। और 2023, 24 और 25 अभी तक अभी 13 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, और इसमें से ज्यादातर इलेक्शंस में ये देखे गए हैं कि उन्हीं राजनीतिक मतलब उन्हीं दलों ने पावर पाया, सत्ता में वो आ पाए जिसपे महिला वोट बैंक ने भरोसा जताया। तो ये अचानक से नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे एक सतह के नीचे चुपचाप शांत भाव से वो देख रहा था, समझ रहा था। महिला वोट बैंक बहुत होशियार है। मेरी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी पिछले दिनों बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम ये देखते हैं कि महिलाएं सोच समझ के निर्णय लेती हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक अपने आलेख में भी ये लिखा था कि बिहार में जो महिलाएं थी वो इतनी मुखर नहीं थी। पहले वो अपने पति या घर के जो भी बेटे, जो भी मेल हेड हैं, उनके निर्णय के अकॉर्डिंग वो अपने वोट डालती थी। लेकिन 2015 से ये महसूस किया गया कि नहीं, महिलाएं अपना निर्णय अब वो स्वयं ले रही है। और वो क्यों स्वयं ले रही है, इसका भी विशेषज्ञों का भी कहना है, और सब लोगों ने देखा भी है, ये विजिबल है, ऑन ग्राउंड विजिबल है कि वो शिक्षित हुई हैं,
और वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है, मतलब इंडिपेंडेंट हुई है, उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले रही है। नीतीश के जो लगातार उन्होंने वुमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स चलाई, इसका असर ये यही हुआ है, इसका असर धीरे धीरे हुआ है और आज ये इतने बड़े रूप में दिख रहा है ये 2025 के चुनाव में। और हम ये नहीं कहते कि जो जीत गया वही जीत गया तो बड़ा अच्छा काम कर लिया और सब कुछ ये हो गया, इस वजह से ही जीता। जब कोई पार्टी जीतती है तो उसमें अपोजिशन का फेलियर जो है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान करता है वो जीतने में। अगर एनडीए जीती है बिहार जी में जी तो इसमें अपोजिशन का बहुत बड़ा फेलियर है, वो लोगों का विश्वास उस तरह से जीत नहीं पाए, वो मुद्दे उस तरह से बना नहीं पाए, वो आपस में ऐसे लड़ते रहे तो लोग कैसे भरोसा करेंगे उनपे। और बिहार में ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 20 साल भी नहीं बना है, धीरे धीरे कुछ है, लेकिन ये इतना ज्यादा बोल्ड होके वो सबके सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं आ पाया है, क्योंकि उनको एक थर्ड विकल्प जो है, थर्ड फ्रंट जो है वो नहीं मिला। जन स्वराज ने कोशिश की, जन स्वराज जब उन्होंने जब अपनी पार्टी लॉन्च की बड़े जोर शोर से और बड़े इससे, लेकिन उनकी कोशिश वो प्रशांत किशोर को मैं तो कहूंगी कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन पाए। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, खुद वो खुद खड़े होते, चाहे जीतते चाहे हारते, तब लोग समझते कि हाँ हमारे बीच ये आया है, हमारा बेटा है, हमारे बिहार का इंसान है जो हम बिहारियों को आगे ले जाना चाहता है, हम बिहारियों के बारे में सोचता है। प्रशांत किशोर को राजनीतिज्ञ से ज्यादा लोग एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में ही देखे, इसलिए प्रशांत किशोर की पार्टी जो है, हमें तो लग रहा था कि कुछ तो ओपनिंग करेगी, इतने बढ़ चढ़ के वो बिहार के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत निराश किया। तो मुझे लगता है कि उनको तो राजनीति छोड़ ही देनी चाहिए। तो थर्ड जो विकल्प है वो बिहार के लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो जो अपोजिशन है वो बेकार की बातें करने के बजाय वो इनको जाने की इनकी स्ट्रेंथ क्या रही और उन स्ट्रेंथ को वो तोड़े और बिहार के लोगों का विश्वास जीते और उनके बीच बने रहे। ऐसा ना हो, कई बार हमने देखा है कि एमपी और एमएलए के इलेक्शन हारने के बाद जो लोग हैं उन्होंने कुछ काम करवाए होते उसको वापस ले लेता है, पटना में भी ये देखा गया है। तो ये नहीं होना चाहिए, अपोजिशन भले हार जाए, भले उनको वोट ना मिले, लेकिन उन लोगों के बीच उनको रहना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। जब वो कहते हैं कि हाँ, तो लोग भी तो समझेंगे कि हाँ ये सिर्फ हमें हमसे वोट मांगने ही नहीं आया, ये तो हमेशा से हमारे साथ रहा है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि 5 साल के बाद ये आया है खाली वोट मांगने के लिए। तो विश्वास तो आपको धीरे धीरे इस तरह से डेवलप करने पड़ेंगे, कई तरह की चीजें होती है उसको समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, थैंक यू थैंक यू। और रुपेश जी, आप आपका कंक्लूडिंग व्यूज बताएं। खासकर मैं ये जान रही थी ईवीएम, तो आप इस बारे में सर ने क्या असर दिखाया, ईवीएम ने कर असर दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं, देखिए अभी तो ये सारे मुद्दे सामने हम लोगों के लिए है, और ये अभी मैं कोई जल्दी में इस सभी विश्लेषण को एक फौरी तौर पे जो विश्लेषण आता है वो बात आपके सामने रखा हमने, लेकिन गहराई से समझने के लिए क्योंकि एविडेंस चाहिए चीजों के लिए, बोलने के लिए, हम कोई अंदाज से, क्योंकि मैंने बहुत कोई मेरे पास साइंटिफिक आधार नहीं है, हम सीधे तौर पे कुछ बातें कह सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ, लेकिन इसके लिए हम लोगों को देखना, क्योंकि वो बात सही है कि महिलाओं के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाएं विश्वास कर रही हैं ये सारे मुद्दे, लेकिन एक समय वहां भी होता है जब महिलाओं के संदर्भ में गलत कहा जाता है विधानसभा में, तब भी महिलाओं का अपमान और बहुत, तो ये हम उस समय भी एक होती है, तो खैर उसको नजरअंदाज कर देते, इसलिए हम उतना अभी, चूंकि किस चीज का कितना असर है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात तो सही है कि महिलाओं ने नीतीश को वोट दिया है और जबकि महिलाएं महिलाओं को प्रभावित सीट्स हुए। इतनी नहीं दी है, एनडीए ने हाँ महिलाओं को लेकिन सीट्स नहीं दी इतनी। हाँ हाँ, इतनी ज्यादा सीट्स होना ये एक हमारे लिए है, महिलाओं ने तो दिया है और महिलाओं के लिए नीतीश ने काम भी किया है, यह भी सही है, लेकिन इन सब के बावजूद इतना परसेंटेज वो नहीं है कि इस तरीके से बदल दे। तो जो भी कुछ है अब इसको गहराई से पार्टियां भी देखेंगी, एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी इसको देखेंगे, सोशल लोग भी देखेंगे और बिहार के लोग भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो जीते हैं और अभी हमको आगे
उम्मीद रखनी चाहिए। शुक्रिया। तो मैं चलते चलते मैं एक बात ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि जेडीयू ने जो परफॉर्म किया है वो अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं था, उसका अनुमान हमें था। लेकिन बीजेपी ने जो परफॉर्म किया, उनके पास जो सीट आई, ये अप्रत्याशित है। और ये पहली बार हुआ है बिहार में कि बीजेपी को इतनी सारी सीट्स मिली है। बीजेपी की इतनी स्वीकार्यता कह ले कि बिहार में नहीं थी। बिहार के लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं, वो काफी समझदार हैं। वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे नहीं जाते हैं। बीजेपी ने ये करके बिहार में देख लिया था, उनको मुंह की खानी पड़ी थी। ठीक है, लेकिन इस बार भी उन्होंने माँ जानकी का मंदिर का मुद्दा धीरे धीरे उठाया, लेकिन चुपके से उठाया, उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि वो जान चुके थे कि बिहार के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे वो एकजुट हो जाए, उनका पोलराइजेशन वो कर सके। तो बीजेपी ने जो किया है वो बहुत अप्रत्याशित है। और बिहार में क्योंकि उनकी स्वीकार्यता नहीं थी इतनी, कभी भी बिहार के लोग वैसे भी नरसंहार और इन सब चीजों का इतिहास रहा है, और मार काट, क्राइम, इन सब चीजों से बहुत ऊब चुके हैं। और उन्होंने देख लिया है कि ये सब चीजें जो है वो सिर्फ लोकतंत्र और हमारे राज्य के विकास को हाशिए पे रखा है उन चीजों ने। इसलिए बिहार के लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी पार्टी आए जो लोगों को मतलब ऐसे उनका ध्रुवीकरण करे और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे वोट ले। अब बिहार के लोग जानते हैं कि उनको विकास चाहिए, वो बहुत पिछड़े हैं, यहाँ गरीबी है, यहाँ बहुत कुछ चाहिए, बहुत लंबा काम होना है बिहार में। और इसलिए बिहार के लोग हमेशा विकास के मुद्दे पे वोट करते हैं। और ये भी अपोजिशन को ये भी सोचना चाहिए कि इन्होंने कहा कि हाँ हम रोजगार देंगे, उन्होंने कहा घर घर रोजगार देंगे, तो क्यों उनके बातों पे लोगों को यकीन नहीं हुआ? इस बात का भी वो अच्छी तरीके से विश्लेषण करें कि क्यों उनकी बातों का यकीन नहीं हुआ। हम आज पैनल में डॉक्टर डीएम दिवाकर से भी बात करना चाहते थे, जो कि एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, पर वो क्योंकि रिमोट एरिया में है बिहार में, वो कनेक्ट नहीं कर पाए यहाँ पे, तो हम उनसे ऑन द फोन बात करेंगे और आपको सुनाते हैं कि उनने क्या कहा। डॉक्टर दिवाकर, आप बताएं हमें किस तरह से आप ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बिहार में इलेक्शंस में, तो आप किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, मेरे समझने के दो तरीके हैं इस रिजल्ट को। अगर आप जो सामने आया है उसको देखें तो उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने पसंद किया जदयू बीजेपी को, या एनडीए को पसंद किया लोगों ने और एनडीए के पक्ष में वोट दिया जी। ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई पर जब हम जाते हैं, लोगों से जहां मिले हैं, जिनसे बातें हुई हैं, जितना मैंने देखा है और जो मैंने कभी सोचा था, इंक्लूडिंग एग्जिट पोल, तो हमें ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल रिजल्ट लगता है। बताएं क्यों? ये बात जरूर है कि नीतीश के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ा था, ऐसा नहीं था, बल्कि जब से नीतीश के लिए बीजेपी ने ये कहना शुरू कर दिया कि विधायक दल तय करेगा, मतलब नीतीश का नाम चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने नहीं बताया, तब से नीतीश के जदयू और बीजेपी में डिस्टेंस की खबर आती रही समाचारों में कि कहीं मैनिफेस्टो के लिए गए तो कुछ ही सेकंड रुके, कहीं मंच शेयर नहीं किया, कहीं रैली में साथ नहीं गए पीएम मोदी के साथ। तो खबर ये भी आने लगी कि उन्होंने जो फोन किया तो फोन रिसीव नहीं किया नीतीश ने, अंत में अमित शाह को पटना आना पड़ा, वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा इसका तो कोई आभास ही नहीं था जी। अंत में एक समय मंच शेयर करने के लिए जब नीतीश ने मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो एक कटआउट, नीतीश का एक बड़ा सा कटआउट लगा के लोगों ने काम चलाया। ये दूसरे फेज के इलेक्शन की बात है। तो बड़ा डिस्परेटली लोग नीतीश को साथ रखना चाहते थे और नीतीश अपने को दूर कर रहे थे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे फेज में नड्डा, अमित शाह ने तो नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, लेकिन नड्डा ने बाद में कहा कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। तो चलिए, अब चूंकि बीजेपी ने कहा तो लोग इस बात को मान लिए कि ठीक है,
अगर इस तर्ज पर देखें तो आप कह सकते हैं कि नीतीश ने वोट ट्रांसफर करवाया अपना बीजेपी को, तभी बीजेपी को इतनी अधिक सीट मिली। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो प्रबंधन है उस प्रबंधन के कारण से यह संभव हो पाया। अब ये इसका एक पक्ष है जो बड़ा शालीन एकेडमिक डिस्कशन जो फैक्ट बेस कहते हैं वो है। इसके दूसरे पक्ष की तरफ आइए तो हमें कोई ऐसा प्लॉजिबल रीजन नहीं दिखता है जो बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिले। मेरे पास तर्क ये हैं कि हमने देखा कि कई जगह फील्ड में बीजेपी नेताओं को जनता दौड़ा रही थी। हमने देखा कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा जी थे उनको अपने ही गांव में लोगों ने गोबर फेंका और अपमानित किया और इस हद तक वो नाराज हुए कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सब अधिकारी वगैरह नकारे हैं, कोई काम नहीं करता है ठीक से। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। अब अगर ये सारी बातें प्लांटेड हो, जनता में एक मैसेज देने के लिए नौटंकी हो तो हम नहीं जानते जी। एक तीसरी बात और कि जब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के लिए डिटेल्स बताना शुरू किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या किए, कितना घोटाला उनके नाम के फर्जीवाड़े वगैरह वगैरह का, तो दिख ये रहा था कि अब ये डिप्टी सीएम है और उन्होंने जब बताना शुरू किया अपने डिफेंस में तो उन्हें ऐसी कहने नहीं आता था जी। ये उनकी विद्वता है। बावजूद इसके जो परिस्थितियां थी वो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा था जिसमें हम ये कहें कि भाजपा के किसी नेता के ताकत के लिए वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन हाँ, अमित शाह कैंप किए हुए थे बिहार में, लगातार कैंप किए रहे और अंत तक कैंप रहे उनके। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग लोग ने अपनी अपनी बात और राय रखी और हमने देखा कि किस तरह से एक अकल्पनीय रिजल्ट आया है बिहार का। कोई भी हमारे विशेषज्ञ में से कोई भी नो एक्सपर्ट नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज्यादा स्वीप करेगी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जिस तरह से बीजेपी ने इतने वोट बटोरे हैं उसकी तो कोई ने कल्पना ही नहीं करी थी। ना बीजेपी ने करी थी खुद और ना ही एनडीए में किसी ने करी थी, ना कोई सेफोलॉजिस्ट ने करी थी और महागठबंधन ने ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह से उनकी हार होगी। तो आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट हम अप्रिशिएट करते हैं, हम रीड करते हैं, हम जवाब भी देंगे। और आप डेफिनेटली हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।